प्रशांत किशोर की सियासत को करने के तरीके, सियासतदानों के साथ उनकी उठक बैठक के तरीकों को आप लंबे समय से देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि प्रशांत किशोर का प्यार कांग्रेस के लिए उमड़ता हुआ दिख रहा है? आप म्यूट हैं। देखिए अभिषेक, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में आप किसी को भी किसी भी दल में शामिल होने की छूट है और सियासत करने की छूट है। तो ये एक नागरिक अधिकार है और हम किसी के नागरिक अधिकार का कोई हनन करने की बात सोच भी नहीं सकते। तो प्रशांत किशोर के मामले में अगर कांग्रेस ने ये रवैया अपनाया है कि कुछ समय के लिए उनको उन पे भरोसा किया जाए, तो मुझे इसमें कुछ अनुचित तो नहीं लगता। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए उपयोगी साबित होंगे? भाई, पंजाब में अभी बीते दिनों हमने नवजोत सिंह सिद्धू वाला एक उदाहरण देखा। लंबे समय तक नवजोत सिद्धू भारतीय जनता पार्टी के साथ सियासत करते रहे। पंजाब में उनको कांग्रेस का मुखिया बनाया गया और अंततः हमने पाया कि ये प्रयोग नाकाम रहा और कांग्रेस को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। अब जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, उस प्रेजेंटेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई नई बात है। भाई, अगर वो 370 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो इससे असहमत हूं। जहां तक जितना मैंने कांग्रेस का लगातार कवरेज किया है और जो प्रदर्शन देखा है, तो मैं 370 नहीं बल्कि मैं पूरे 544 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ाने के पक्ष में हूं। अब 544 में मैं उन सीटों को शामिल करना चाहूंगा जहां ये तालमेल से लड़ेंगे। मतलब 544 में आप ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में तो अपने दम पर कांग्रेस आ नहीं सकती, तो उनको डीएमके के साथ करना ही पड़ेगा। बंगाल में लेफ्ट के बजाय उनको जाना चाहिए ममता के साथ, क्योंकि ममता और कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा एक ही है। तो और तीसरी बात, महाराष्ट्र में शरद पवार और शिवसेना का अभी हमने देखा है कि 3 साल से जो 2 साल 3 साल से जो सरकार चल रही है, अपेक्षाकृत बेहतर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब जो दूसरे सुझाव हैं, तो उसमें मुझे प्रशांत किशोर के जो उनका प्रेजेंटेशन है, उसमें कोई बहुत अनोखी बात नहीं लग रही। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि आपको गठबंधन किन राज्यों में करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि बिहार, यूपी और उड़ीसा में अकेले चलो। तो यूपी में अकेले चलने की बात तो समझ में आती है, लेकिन बिहार में आरजेडी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। चूंकि पिछले बार लालू यादव ने प्रशांत किशोर की एंट्री में बाधा पहुंचाई थी, इसलिए प्रशांत किशोर अब बिहार में भी अकेले लड़ना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी शर्तों पर कांग्रेस पार्टी में शामिल करने की बात कही थी कि उनको बिहार में नेतृत्व दिया जाए, नेतृत्व की कमान दी जाए। और उस वक्त चूंकि बिहार में कांग्रेस के लिए हासिल करने को तो बहुत कुछ था नहीं, तो लालू यादव ने जब आपत्ति की तो कांग्रेस ने फिर ये अपना हाथ कदम पीछे खींच लिए और उसका कांग्रेस को थोड़ा सा लाभ भी हुआ था। लेकिन प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन में मुझे कोई बहुत अनोखी और नई चीज नहीं लग रही है। लेकिन ये ठीक है कि एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है कि लोग जब एक पार्टी में से दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तो किसी अभी तक ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी से लगातार बीजेपी में लोग जाते रहे हैं या दूसरे दलों में, कुछ तृणमूल कांग्रेस में जाते रहे हैं बीते चुनाव में। तो अब अगर कांग्रेस पार्टी में भी आवागमन शुरू हो जाए, यानी लोग आने लग जाएं, तो शायद इसका एक मानसिक सेहत पर कांग्रेस पार्टी की उस पर कुछ असर पड़ेगा। जी अभिषेक, एक चीज यहाँ सवाल ये उठता है कि कुछ दिनों पहले, दिसंबर की बात है, शायद 2 दिसंबर की तारीख थी, मैं अगर सही हूं तो, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक करते हुए कहा था, यूं कहे कि गांधी परिवार के ऊपर, कि डिवाइन राइट ऑफ लीडरशिप, ये शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कुछ दिनों पहले तक जिसे डिवाइन राइट ऑफ लीडरशिप कह रहे थे, आज उनके दरवाजे पर प्रशांत किशोर की दस्तक हुई है। तो क्या ये कोशिशें दोनों तरफ से हुई है या प्रशांत किशोर ने एक तरफा कोशिश की है? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले सिल्वर ओक यानी शरद पवार के बंगले पर भी गए थे, मालाबार हिल में। आपको याद होगा अभिषेक, बंगाल चुनाव के ठीक बाद प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था कि मैं अब चुनावी रणनीतिकार की भूमिका से अलग होना चाहता हूं और मुख्य धारा की राजनीति करना चाहता हूं।
इसका अर्थ ये था कि जो पैसा लेके एक प्रोफेशनल स्ट्रेटजी वो बनाते रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, शायद वो उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके सारे घर तलाशे। तो क्योंकि ममता बनर्जी के बाद उनकी बात लंबी बन नहीं पा रही थी, फिर भी किसी तरह से उनकी जो लगातार 3 मीटिंग हुई, शिखर मीटिंग ममता के साथ हुई और उसमें अभिषेक बनर्जी ने बड़ी भूमिका निभाई थी, तो उनका एक अनुबंध जो था वो रिन्यू हो गया था। क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ मुश्किल यह है कि उनके साथ एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम है जिस पर वो काफी खर्च करते हैं पैसे का और सैलरी पर उनके। इसके बाद वो शरद पवार के पास गए, केजरीवाल से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की। शरद पवार ने भी घास नहीं डाली, केजरीवाल ने भी कोई बहुत ज्यादा उनको नहीं दिया, भाव नहीं दिया। तो अब नीतीश कुमार के घाट पर वो पहले ही जा चुके हैं और भी कुछ राज्यों में पहले ही जा चुके हैं, तो अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बचता था। तो आपने देखा होगा कि असल में प्रशांत के साथ ये सबसे खास बात यह है कि वो जो कहते हैं वो मीडिया का इसमें उसका इस्तेमाल, यानी मीडिया में वो जो उनका विचार है उसमें कैसे आए, उसको उसके जरिए वो पब्लिसिटी स्टंट या हेडलाइन में सुर्खियों में बने रहने का हुनर जानते हैं। तो कांग्रेस के शिखर नेतृत्व की आलोचना करके उन्हें लगा कि शायद वो एक बेहतर तरीके से कांग्रेस आलाकमान के पास हो सकते हैं ऐसा, या उनके करीब जा सकते हैं, या शायद उनसे सीधे बात कर सकते हैं। पहले भी राहुल गांधी और प्रियंका से उनकी मीटिंग हुई, सोनिया के साथ संभवतः ये पहली मीटिंग थी जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की, जिसमें 3-4 घंटे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। तो अब वो तो घाट घाट, क्योंकि अब वो बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि उनको अपनी राजनीति की मुख्य धारा में उनको अपनी भूमिका निभानी है। जी, राजेश बादल जी से जानते हैं। राजेश बादल जी, हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ रहे थे, 90 का दशक था, अगर आपको याद हो। क्रिकेट में एक कोच को लेकर पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा थी कि वो साउथ अफ्रीका के कोच की जिम्मेदारियों को छोड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक बाजार बन गया कि बॉब वुलमर को कौन हायर करेगा। एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार किया गया, अलग अलग लोग मोटी रकम लेकर के बोली लगने लगी बॉब वुलमर की। तो प्रशांत किशोर मौजूदा दौर में जो भारतीय राजनीति के सियासत के बॉब वुलमर बने हुए हैं। ये अलग बात है बॉब वुलमर कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए जिस टीम के साथ रहे। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर, डेटा एनालिसिस अपनी जगह पे होनी चाहिए, हर राजनीतिक दल डेटा इकट्ठा करके उसका अध्ययन कराता है। प्रशांत किशोर नहीं थे तब भी CSDS जैसे लोग, लोक नीति और तमाम लोग थे, अलग अलग पार्टियों के लोग भी थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो सामाजिक शोध संस्थान है, सोशल स्टडीज सेंटर, वहां ये सब काम होते थे। लेकिन ये भी एक प्रोफेशनल तरीके से जो हो रहा है, इसको मुख्य चुनावी रणनीति मान लेना, क्या यार कांग्रेस पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी कमजोरी नहीं है? आप म्यूट हैं। कमजोरी तो मैं नहीं कहूंगा इसको। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर का जो की प्रतिभा का जो मूल्यांकन हम लोग अभी कर रहे हैं वो उनकी उस प्रोफेशनल इनिंग के आधार पर कर रहे हैं, उन पेशेवर व्यावसायिक अनुबंधों के आधार पर कर रहे हैं जिस सेवा के लिए उन्हें बदले में भारी भरकम राशि मिली है। तो कहा जा सकता है कि अभी चूंकि उनकी महत्वाकांक्षा है कि राजनीति की मुख्य धारा में आए, तो मैं ये कह सकता हूं कि सियासत के नजरिए से तो उनकी स्लेट अभी कोरी है। प्रोफेशनली वो जो काम कर रहे थे, अब अगर उनको कांग्रेस में मान लीजिए कि एक बार की IT सेल का प्रभारी बना दिया जाए, मान लीजिए सारा कि पूरे देश में अगले लोकसभा चुनाव के लिए IT का प्रभार संभालिए और नारे गढ़िए और प्रचार तंत्र की कमान संभालिए, सारी चीजें वो उनको सौंप दी जाए और उस वक्त फिर उसके बाद वो करके कुछ दिखाएं, तब तो मैं मान सकता हूं कि भाई ठीक है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा शंका होती है, और शंका का आधार है। शंका का आधार ये है कि हमने प्रशांत किशोर में देखा है कि एक आज के दौर का एक महत्वाकांक्षी युवक तो है, नौजवान उनके भीतर है, लेकिन वैचारिक निरंतरता का अभाव है, जिसको आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी। तो कांग्रेस को क्या उन्होंने समझा है? उनका माइंडसेट तो यही, तो इसी की तो पहचान अब हो रही है। अभी तो वो प्रोफेशनल ड्यूटी के तहत कभी नीतीश कुमार के पास चले गए, कभी ममता के पास चले गए, कभी बीजेपी में आ गए। तो जो सब जगह जा सकता है अपने प्रोफेशनल काम के लिए, तो उनकी राजनीतिक विचारधारा का लिटमस टेस्ट कैसे हो? और मुझे लगता है कि उनको गुजरात में
ये कुछ काम पार्टी सौंपेगी और इससे शायद कुछ अंदाजा लगे कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि भले ही वो कहें कि मैं गुजरात के लिए नहीं आया हूं, तो भाई कांग्रेस में शामिल होना कोई फरमाइशी कार्यक्रम तो है नहीं कि जहां मैं फरमाइश करूं वहीं मुझे लगा दिया जाए। बात तो फिर वही हो गई कि आला कमान न हुआ, फिर तो आप अपने तरीके के मालिक हो गए। वो नवजोत सिद्धू का जो उदाहरण मैंने दिया था, पंजाब में नवजोत सिद्धू कहते थे कि मैं आला कमान से ईंट की बजा दूंगा। आपको याद होगा एक बयान बड़ा खतरनाक आया था उनका। अब ईंट तो नहीं बजा पाए, लेकिन उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को ही बजा दिया। तो गुजरात अब वो कहेंगे जी। राजेश बादल जी बिहार के कटिहार में जाकर के, कटिहार जैसे सीट पर तारिक साहब के लिए, तारिक अनवर के लिए प्रचार करने गए थे नवजोत सिंह सिद्धू। उन्होंने कह दिया वहां पर कि सारे हिंदू एक हो रहे हैं, सारे मुसलमानों एक हो जाओ। ये जान के हुए कि वहां 42% मुसलमान एक हो जाएंगे तो तारिक साहब जीत जाएंगे। उनको ये अंदाजा भी नहीं था, इतने इमेच्योर पॉलिटिशियन है नवजोत सिंह सिद्धू कि इसके बदले में 58% हिंदू भी यूनाइट हो सकते हैं। तो ऐसे लोग हैं उनके स्ट्रेटजी। यही तो मैं कह रहा हूं। तो अब अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मैं गुजरात के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि गुजरात की जमीन कितनी कठिन है, तो सवाल ये है भाई साहब कि अगर सब कुछ अनुकूल हो, संगठन बहुत अच्छा हो, लोगों का मूड भी कांग्रेस के प्रति झुकाव हो, रुझान हो, तो फिर आपने रिजल्ट दिए तो क्या मतलब हुआ? अनफेवरेबल कंडीशन में जब आप रिजल्ट देते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में जब आप नतीजे करके दिखाते हैं, तब आपकी पूछ परख बढ़ती है। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि मैं अपनी इच्छा के मुताबिक राज्य चुनूंगा, जैसे कि बिहार उन्होंने पहले चाहा था, अपनी इच्छा के मुताबिक काम चुनूंगा, तो फिर ये लोकतांत्रिक पार्टी में, और वो भी खासतौर पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी में, मुझे लगता नहीं है कि इसकी इस मिजाज की कोई जरूरत है। ये थोड़ा सा मुझे शंका में डालता है। जी।